बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। आज हम एफआर का 4th लेक्चर रिकॉर्ड करने लगे हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और पहले 3 लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा उसमें था IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, देन हमने पढ़ा IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, फिर हमने देखा IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट और फिर उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इसी तसलसल को कंटिन्यू रखते हैं जो हमारा सिलसिला चल रहा है एफआर का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 लेक्चर 4। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हमने इससे पहले भी प्रॉपर्टी की बात की थी जो 16 में थी, IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में भी प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे भी है। इन दोनों में फर्क क्या है? वहां पे जो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स थे और ये भी नॉन करंट एसेट्स है वो यूज करने के लिए थे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव यूज करना ना हो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव कैपिटल एप्रिसिएशन हो या रेंटल हो या दोनों हो, तो वो किस में आएगा? वो IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो लैंड एंड बिल्डिंग है जो आप किस लिए रख रहे हैं, वो आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रख रहे हैं या रेंटल के लिए रख रहे हैं या दोनों के लिए रख रहे हैं, तो वो किस में, कौन से स्टैंडर्ड में फॉल करेगा? वो IAS 40 में फॉल करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एसेट के आपके पास एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर आपने ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं और 9 रेंट आउट्स किए हुए हैं, तो जो 9 पोर्शन जो आपने रेंट आउट किए हुए हैं वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और एक पोर्शन जो है वो आपके लिए, जो आप खुद यूज कर रहे हैं, वो आपके लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो याद रखें, ऑनर ऑक्युपाइड जो बिल्डिंग होती है वो हमारा इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आती। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए होती है? कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल के लिए। इनिशियली हम इसको किस पे रिकॉर्ड करते हैं? जिस तरह हमने IAS 16 में बात की थी कि इनिशियली हम एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करते हैं? एट कॉस्ट। तो यहां पे भी हम जो इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे वो किस पे रिकॉर्ड करेंगे? एट कॉस्ट ही रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे फिर हमारे पास 2 मॉडल्स आते हैं, एक को हम कहते हैं कॉस्ट मॉडल और दूसरे को हम कहते हैं फेयर वैल्यू मॉडल। What is कॉस्ट मॉडल? अगेन हमने IAS 16 में पढ़ा कि इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें और उस कॉस्ट को हम जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है उस पर डेप्रिसिएट करते रहें। कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। हम उसे डेप्रिसिएट करते रहेंगे कॉस्ट मॉडल के मुताबिक। दूसरा हमारे पास मॉडल जो है वो है फेयर वैल्यू मॉडल। व्हाट इज फेयर वैल्यू मॉडल? हम हर ईयर एंड पे अपने एसेट्स को फेयर वैल्यू पे, मतलब मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे और जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है उसको प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। जबकि IAS 16 में अगर इंक्रीज आता था तो हम इंक्रीज को OCI के अंदर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रीवैल्यूएशन गेन रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पे ऐसा हरगिज नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू अपवर्ड गई तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो हमारा गेन है, वो हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या था? कैपिटल एप्रिसिएशन था। तो यहाँ पे याद रखेंगे फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर हम उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो अभी तक हमने क्या बात की? हमने बात की कि जो भी हमारे पास 2 मॉडल हैं, आप किसी भी मॉडल पे अगर आपके पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं तो तमाम प्रॉपर्टीज को या तो कॉस्ट पे रखेंगे या फेयर वैल्यू पे, और प्रेफर किसको हम करते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम फेयर वैल्यू मॉडल को प्रेफरेंस दी जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक एसेट जो पहले प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में था, जिसमें पहले ऑब्जेक्टिव यूज था, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस था, अब हम उसे किस में लेके आ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेके आ रहे हैं। या उसका ऑब्जेक्टिव कैपिटल एप्रिसिएशन था, अब हम उसे किस में लेके जा रहे हैं? IAS 16 में लेके जा रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, अभी हम आगे चल के उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, अगर हम इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन की भी थोड़ा सा टच कर लें कि अगर एक एंटिटी के पास पेरेंट ने सब्सिडरी को रेंट आउट की हुई है बिल्डिंग, तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट में तो वो क्या होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। बट जब हम कंसोलिडेट करेंगे दोनों के अकाउंट्स को, तो आपने बेसिक कंसोलिडेशन FFA में या F3 में पढ़ी हुई है, तो जब हम कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि अब वो
दो एंटिटीज नहीं, वो एक एंटिटी है। तो अब इंडिविजुअली तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, बट कंसोलिडेशन के अंदर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, क्योंकि अब वो दोनों मिलके एक ही यूनिट है। तो अब वो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट, क्योंकि अब वो ऑनर ऑक्युपाइड कंसिडर की जाएगी, और ऑनर ऑक्युपाइड जो प्रॉपर्टी होती है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आती। ऑनर ऑक्युपाइड किस में आती है? IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। तो अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास पहले एक एसेट जो था वो IAS 16 में था और अब वो जा रहा है IAS 40 के अंदर, और किस वैल्यू पे हम फेयर वैल्यू पे उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? तो सबसे पहले पास पेपर में भी इस तरह का सवाल आया, उसने कहा कि जी हमारे पास एक एसेट था जिसे हम यूज करते थे, हमने उसे रीक्लासिफाई कर दिया। जिस दिन रीक्लासिफाई कर रहे हैं उस दिन हम उस एसेट की क्या निकालेंगे? कैरिंग वैल्यू। उस कैरिंग वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। अब अगर इंक्रीज आ रहा है तो हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व। और ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है ये कहां पे रिकॉर्ड होगा? ये OCI के अंदर, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर रिकॉर्ड होगा। और अब ये जो रीवैल्यूड अमाउंट है ये ट्रांसफर होगी IAS 40 के अंदर और एज फेयर वैल्यू। और इसके बाद जब ईयर एंड आएगा तो इस ईयर एंड पे हम देखेंगे अगर वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है तो इस साल का वो क्या रिकॉर्ड होगा? गेन या प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा या लॉस रिकॉर्ड होगा। जो भी मूवमेंट आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस में वो इस तरह रिकॉर्ड होगी। तो ये हमने क्या देखा? अगर हम IAS 16 से एक एसेट को रिक्लासिफाई करते हैं, IAS 40 के अंदर जाते हैं, तो हमारे पास हम जिस दिन क्लासिफाई कर रहे हैं उस दिन की क्या चाहिए? कैरिंग वैल्यू चाहिए। उस कैरिंग वैल्यू को हम रीवैल्यूड अमाउंट पे लेके आएंगे, और जितना इंक्रीज आ रहा है वो रीवैल्यूएशन रिजर्व बनेगा। ये रीवैल्यूड अमाउंट IAS 40 में फेयर वैल्यू कंसीडर की जाएगी, और जब फेयर वैल्यू पे आ जाए तो उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए आपने उस दिन तक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आप उसको रीवैल्यू करोगे। रीवैल्यू करने से आपको जो इंक्रीज आएगा वो इंक्रीज रीवैल्यूएशन रिजर्व कहलाएगा, और जो रीवैल्यूड अमाउंट होगी वो IAS 40 में फेयर वैल्यू कंसीडर की जाएगी, और वो फेयर वैल्यू ईयर एंड के साथ कंपेयर करेंगे। जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसने पास्ट पेपर्स में भी पूछी है, हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे इसको। फिर इसी तरह अगर हम IAS 16 से IAS 40 में जाते हैं और IAS 40 में हम उसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड करते हैं। तो IAS 16 में भी हमारे पास क्या थी? कैरिंग वैल्यू। वही कैरिंग वैल्यू इधर ट्रांसफर हो जाएगी, और उसी तरह क्योंकि कॉस्ट मॉडल में भी डेप्रिसिएशन है, IAS 16 में भी डेप्रिसिएशन है, तो दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कब आएगा? कि अगर हम IAS 40 में क्या इस्तेमाल कर रहे होते? फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल कर रहे होते। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह अब हम इसी का रिवर्सल देख लेते हैं। अगर हम 40 से 16 में जाएं, पहले हमारे पास क्या था? IAS 40, अब क्या है? IAS 16। तो अब हम क्या करेंगे? हमने उसको किस पे रिकॉर्ड किया हुआ था? फेयर वैल्यू पे। तो जिस दिन हम रिक्लासिफाई कर रहे हैं उस दिन की फेयर वैल्यू निकालें, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है उसे प्रॉफिट या लॉस ट्रीट करें, और वो जो उस दिन की फेयर वैल्यू होगी वो हम इधर ले आएंगे और उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? अपनी कॉस्ट कंसीडर करेंगे, और ईयर एंड तक हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे जितने मंथ्स हुए। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखेंगे तो हम उस पे रीवैल्यूएशन गेन भी इसी फेयर वैल्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे। और इसी तरह अगर हमने IAS 40 के अंदर उस एसेट को किस पे रिकॉर्ड किया हुआ था? कॉस्ट मॉडल पे, और हम अब 16 में लेके जा रहे हैं, 16 में भी कॉस्ट मॉडल है, तो वही कैरिंग वैल्यू इधर भी आ जाएगी, और वही डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी आप चार्ज कर रहे हैं वो डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी। तो ये हमने
चेंज भी देख ली कि अगर हम एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में आते हैं तो क्या चेंज होगी। हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसे हम किस पे मेजर करते हैं, कॉस्ट मॉडल क्या है, फेयर वैल्यू मॉडल क्या है, इंक्रीज डिक्रीज के साथ क्या करेंगे, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन फेयर वैल्यू, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू इज प्रॉफिट, डिक्रीज इन फेयर वैल्यू इज लॉस, और अगर हम चेंज करेंगे तो क्या चेंज आएगी। अगर फेयर वैल्यू मॉडल में हमने जा रहे हैं, जैसे हमने 16 से 40 में आए थे, तो हमने कहा पहले हम रीवैल्यूएशन रिजर्व बनाएंगे और रीवैल्यूड अमाउंट को एज फेयर वैल्यू हम ट्रीट करेंगे IAS 40 में, और फिर हर ईयर एंड पे जो भी उसकी वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा उसे प्रॉफिट या लॉस ट्रीट करेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा स्टैंडर्ड था IAS 40। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप कुछ समझना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड, तो आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक में मैसेज कर सकते हैं। और कल इंशाल्लाह हम अब इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 5, वो होगा IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस।